तीसरी गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। कोर्ट में इस बार सन्नाटे के बजाय फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। यह तो हो ही नहीं सकता। सब जानते हैं कि ये ध्रुव की दोस्त है और हमारी दुश्मन। ये ध्रुव को क्यों मारेगी? शांति खलनायकों, शांति। बायोट्रॉन बयान शुरू कराओ। हाँ, तो कुमारी ब्लैक कैट, आपने श्रीमान ध्रुव को कैसे मारा? मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। उसका मरना एक दुर्घटना थी। वह मेरे हाथों गलती से मारा गया। उस दिन मैं अपने काम से लौट रही थी। रात का अंधेरा घिरने लगा था। सड़क भी सुनसान थी कि तभी मुझे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, एक गाड़ी की घरघराहट सन्नाटे में गूंज उठी। तेज हेडलाइट से मेरी आंखें पल भर के लिए चौंधिया गईं। पलक झपकते ही लोहे के वे गर्म टुकड़े हवा में उड़ने लगे, जिनको सब लोग गोलियां कहते हैं। उस भागते आदमी के जिस्म में कम से कम 2 किलो लोहा तो धंस ही गया होगा। मैं तेजी से उसकी तरफ लपकी। कौन थे वे लोग? क्यों मारा उन्होंने तुमको? मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने जा रहा था। ये सोने के स्मगलर हैं। किसके आदमी थे ये? किसके? आईजी राजन के। मेरे दिमाग में कई बम एक साथ फट पड़े, पर आगे वह कुछ नहीं बता पाया। वह मर चुका था। आईजी राजन और सोने का स्मगलर, यकीन नहीं होता। लेकिन मैंने नाम तो एकदम साफ सुना है। मुझे अपने शक की पुष्टि करनी होगी, और उसकी पुष्टि करेंगे गाड़ी में सवार वे हत्यारे। मेरे लिए जमीन पर चलने से ज्यादा आसान छतों और मुंडेरों पर कूदना था। 3 किलोमीटर दूर मैंने उस कार को जा पकड़ा। हाथ हिलाकर गाड़ी रुकवाने का समय नहीं था। और फिर वे गुंडे भी खतरनाक थे। किसी की भी जान लेना उनके बाएं हाथ का काम था, लेकिन मेरे लिए किसी की जान लेना छुटकी बजाने जैसा काम था। दरअसल कुत्तों के साथ कुत्तों की बोली ही बोलनी पड़ती है। ये हमको कुत्ता कह रही है। इस 2 टके की छोकरी की ये हिम्मत। मुझे तो इसका बयान शुरू से ही झूठा लग रहा है। हाँ, सभी जानते हैं कि आईजी राजन से ज्यादा ईमानदार पुलिस वाला कभी पैदा ही नहीं हुआ। महाखलनायिका ब्लैक कैट, हम तुम्हारे आपत्तिजनक शब्दों पर पाबंदी लगाते हैं। तस्करों के लिए कुत्ता शब्द का प्रयोग न किया जाए। ठीक है, आइंदा मैं कुत्ते को तस्कर कह लूंगी। मैंने उन गुंडों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। भागने की कोशिश मत करना, तुम भाग नहीं पाओगे। अब बताओ, तुमने उस आदमी को क्यों मारा? बताओ। हाँ, हमने किसी को नहीं मारा। तुमको गलतफहमी हुई है। मेरी उंगली में एक हरकत हुई और उस गुंडे की चीख से सोए पेड़ तक कांप उठे। अब बताओ, तुमने उस आदमी को क्यों मारा? वह पहले हमारा आदमी था, फिर गद्दार बन गया। पुलिस के पास मुखबरी करने जा रहा था। हमको बॉस ने उसको मारने का ऑर्डर दिया, हमने मार दिया। मेरी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम्हारा बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? हमने बताया तो वह हमको मार। बता। आईजी राजन। खून मेरे सिर में चढ़ गया। मेरे दिमाग की नसें फटने लगीं। मेरा शक यकीन में तब्दील हो चुका था। अपराधियों से तो मुझे वैसे भी सख्त नफरत है, लेकिन ऐसा पुलिस वाला जो अपराधी हो, उसको तो मैं जिंदा छोड़ नहीं सकती। मैंने उन गुंडों को अपने साथ ले जाने की ठान ली। वे मेरे पास आईजी राजन के खिलाफ इकलौते सबूत थे, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको अपने साथ ले जा पाती, रोशनी से मेरा बदन नहा गया। ब्लैक कैट, क्या हो रहा है यहाँ पर? एक जादुई आवाज हवा में तैर उठी। मेरा पूरा बदन सिहर उठा। डर से या रोमांच से मुझे पता नहीं। सुपर कमांडो ध्रुव की शख्सियत ही ऐसी थी। ये लोग कौन हैं? सोने के तस्कर। ओह, समझा। और तुमने इनको पकड़ा है? वाह, मैं इनको पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। मैं उन गुंडों को पुलिस स्टेशन जाने नहीं दे सकती थी। वहां पहुंच जाने पर उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। मैंने इनको पकड़ा नहीं है मिस्टर ध्रुव, ये मेरे आदमी हैं। ओह, तो अब तुम सोने की तस्करी करने लगी हो। तब तो मुझे तुमको भी पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। कोशिश कर लो मिस्टर ध्रुव, पर शर्त लगा लो, नाकामयाब रहोगे। ध्रुव के साथ कई समस्याएं थीं, जैसे किसी की जान न लेने की कसम और लड़कियों पर हाथ न उठाने की कसम। लेकिन एक कमजोरी मेरी भी थी। सुपर कमांडो ध्रुव सभी की तरह मेरा भी आदर्श था। मैं उस पर कोई घातक वार नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यह अच्छी तरह से जानती थी कि मैं ध्रुव से जीत नहीं सकती, क्योंकि ध्रुव को वार बचाने के अलावा बिना हाथ लगाए हराने के कई तरीके आते थे। फायर हाइड्रेट से निकली पानी की मोटी धार के भीषण धक्के ने मुझे पीछे उछाल दिया
और पलटकर वार कर पाने से पहले ही मैं ध्रुव की कैद में थी। मैंने सबसे पहले नजर घुमाकर उन तस्करों की तरफ देखा। वे भाग चुके थे। अब ध्रुव से और लड़ने का कोई मतलब नहीं था। हमारी तुम्हारी लड़ाई खत्म। ध्रुव, अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी क्योंकि मुझे इन सोने के तस्करों के बॉस को खत्म करना है। लेकिन जाते जाते तुमको एक बात बता देना चाहती हूँ। इस गैंग का लीडर तुम्हारा एक बहुत करीबी आदमी है। उसे बचा सको तो बचा लो। ध्रुव को कई सवालों के सागर में डूबता उतरता छोड़कर मैं अंधेरे में गुम हो गई। पर यह बात मुझे बाद में पता चली कि हमारी पूरी बातचीत को बड़े ध्यान से सुना जा रहा था। मेरा अगला कदम था आईजी राजन को खत्म करने का प्लान बनाना, और उसके लिए उसके घर पर नजर रखना बहुत जरूरी था। उसके घर पर, यानी ध्रुव के घर पर। आखिर ध्रुव आईजी राजन का बेटा था। मेरा पावरफुल टेलीस्कोप मुझे उस घर का एक एक दृश्य दिखा रहा था, और उनके होठों का हिलना मुझे बता रहा था कि वे क्या बात कर रहे हैं। ध्रुव और उसकी छोटी बहन के बीच में मीठी मीठी लड़ाई हो रही थी। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तू करके देख, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। क्या हो सकता है भाई और क्या नहीं हो सकता है, जरा मुझे भी तो बताओ। शाम के 7 बजे किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? पापा देखो ना, भैया रात रात भर बाहर रहता है। इसको घर पर रहने को बोलो ना, नहीं तो आज से मैं भी बाहर जाऊंगी रात भर के लिए। अक्ल की दुश्मन में तो गश्त लगाने के लिए रात भर बाहर रहता हूँ। आज से मैं भी गश्त लगाऊंगी। तू किस लिए गश्त लगाएगी? तुम किस लिए गश्त लगाते हो? मैं तो गुंडे बदमाशों को पकड़ने के लिए गश्त लगाता हूँ। तो मैं भी उनको पकड़ूंगी। तू अरे, किसी ने हूँ करके डरा दिया तो घर वापस भागते नहीं बनेगा। क्यों? मैं डरपोक हूँ, कमजोर हूँ किसी से? अरे हाथ हिला भी दूं तो 10-12 गुंडे तो ऐसे ही जमीन चाट जाए। महागप्पी थी ध्रुव की बहन, और वह दून तीन की हाँकती ही रहती। अगर बीच में न बोल उठता वह बहरूपिया आईजी राजन। अच्छा, खामख्वाह की बहस रहने दो, सर्दियां शुरू हो गई हैं। जरा फायर प्लेस में आग जलाने का इंतजाम तो करवाओ, मैं यहीं बैठकर चाय पीऊंगा। मुझे धीरे धीरे आईजी राजन की दिनचर्या का पता चल रहा था। आईजी राजन शाम को लगभग 7 बजे घर आता था, फायर प्लेस में आग जलवाता था और उसके सामने बैठकर चाय पीता था। उसको खत्म करने का वही सबसे अच्छा समय था। मेरे दिमाग में उसको खत्म करने का एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा था। समस्या सिर्फ एक ही थी, ध्रुव। मैं ध्रुव को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन शाम 7 बजे ध्रुव घर पर ही होता था। उस वक्त बगैर ध्रुव को खत्म किए आईजी राजन को खत्म करना असंभव था। इसी समस्या का हल सोचते सोचते एक दिन मैं जब नजर रखने के बाद वापस लौट रही थी, तब अरे यह क्या? कोई टॉर्च से मोर्स कोड में सिग्नल दे रहा है, और उस सिग्नल का मतलब है ब्लैक कैट बचाओ। मैं बिजली की सी फुर्ती से उस जगह पर उतरी, लेकिन अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं। हिलना मत, वरना तुम्हारे बदन को जयपुर का हवा महल बना दिया जाएगा जिसमें खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। मैंने और आगे सुनने का इंतजार नहीं किया। मेरा फिल्मी डायलॉग सुनने का मूड नहीं था। मेरा मन था चीखें सुनने का, कराहे सुनने का और हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनने का। मैदान साफ होने में कुछ ही मिनट लगे होंगे। अब मैं उन गुंडों से इस बदतमीजी का कारण पूछ ही रही थी कि वाह वाह वाह, जो देखना चाहता था वह देख लिया मैंने। कौन हो तुम? मैं आपका गुलाम हूँ, मैडम ब्लैक कैट, और मेरे आदमी भी आपके ही गुलाम हैं। तो फिर मुझ पर यह हमला क्यों? आपकी शक्ति को परखने के लिए मैडम। हम सब आईजी राजन के आदमी हैं। मैं गैंग का डिप्टी लीडर हूं, गोपाल। हम सब आत्मसमर्पण करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते। क्यों? आत्मसमर्पण तो पुलिस के सामने ही किया जाता है, और पुलिस का सबसे बड़ा अफसर ही हमारा बॉस है। अब बगैर उसके रास्ते से हटे हम आत्मसमर्पण भी नहीं कर सकते। अगर आप उसे रास्ते से हटा दें तो हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। मेरे दिमाग में तुरंत एक बिजली सी कौंध गई। शाम को 7 बजे ध्रुव को घर से बाहर करने का रास्ता मुझे समझ में आ रहा था। उस आईजी को तो मैं रास्ते से छुटकी बजाते ही हटा दूंगी, लेकिन उसके लिए तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक डकैती डालनी पड़ेगी डायमंड एक्सचेंज सेंटर में शाम के 6:45 बजे। खबरदार, कोई हिलने की कोशिश न करे। और मेरी बेसब्री बढ़ती ही जा रही थी।
एक एक मिनट मेरे लिए भारी पड़ रहा था। खतरे का अलार्म तो निश्चित तौर से बज चुका होगा। ध्रुव अब तक क्यों नहीं आया? मेरी पलक आधे सेकंड के लिए झपकी होगी कि पूरा दृश्य ही बदल गया। प्लान के हिसाब से तो मुझे वहां से तुरंत आईजी राजन के घर की तरफ रवाना हो जाना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मंत्रमुग्ध हो गई थी मैं। सुपर कमांडो ध्रुव की वह बेमिसाल एक्शन पैक्ड फाइट देखकर बिजली भी शायद उसकी फुर्ती के सामने मात खा जाती, और गोलियां तो उसके अगल बगल से ऐसे गुजर रही थीं, जैसे कि उसको पहचानती ही नहीं। अचानक मुझे ध्यान आया, ऑफ, मुझे तो आईजी राजन को खत्म करना है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ध्रुव को अभी 1-2 मिनट का समय लगना था और आईजी राजन का घर डायमंड एक्सचेंज से ज्यादा दूर नहीं था और उसके घर पर सिर्फ 2 सिपाहियों का मामूली सा पहरा था। उनकी नजर बचाकर छत पर पहुंचना मामूली बात थी मेरे लिए, और छत पर पहुंचकर मुझे गुम हो जाना था। फायरप्लेस की चिमनी के अंदर और चिमनी के अंदर पहुंचकर दीवार पर चिपका देनी थी डायनामाइट की छड़ें। 7 बजने ही वाले थे। आईजी राजन घर आ चुका था। घर के बाहर उसकी गाड़ी मैंने खड़ी देख ली थी। अब वह घर आकर फायरप्लेस में आग जलवाएगा। आग की लपटें धीरे धीरे डायनामाइट तक पहुंचेंगी। डायनामाइट तपेगा और फिर एक धमाके के साथ फटेगा, और उसी के साथ फट जाएगा आईजी राजन का शरीर। मेरा प्लान पूरा हो चुका था। अब धमाका होने से पहले मुझे वहां से बच निकलना था, लेकिन लाख सतर्कता के बावजूद भी। रुक जाओ, कौन हो तुम? इसको छोड़ना मत राम सेवक, ये आईजी साहब के घर के अंदर से आई है। मुझे रोककर उन सिपाहियों ने अपनी जानों के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी। आईजी राजन की बेटी मुझे देख रही थी, लेकिन शायद डर के मारे वह चिल्ला तक नहीं पा रही थी। मैं वहां से बचकर भाग निकली, लेकिन सिर्फ 2 कदम तक। मेरा रास्ता रोककर खड़ी हुई थी। चंडिका, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुमसे पूछने आई थी कि तुम यहाँ पर क्या करने आई थी? रिपोर्ट लिखवाने? चंडिका भी एक अनोखी लड़की थी। कौन थी यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन थी वह अपराधियों की दुश्मन, और मैं थी एक अपराधी। उसको कुछ समझा पाने का समय मेरे पास नहीं था। वहां से जल्दी निकल भागना ही मेरा मुख्य मकसद था, पर चंडिका का मुख्य मकसद मुझे रोकना था। मुझे नहीं मालूम था कि चंडिका ने ऐसी जबरदस्त फाइटिंग कहां से सीखी थी, लेकिन यह मैं समझ रही थी कि उससे साफ सुथरी लड़ाई लड़कर जीतना असंभव है। लगता है कि अब मुझे तेरी लाश पर गुजरकर ही जाना होगा चंडिका। उसके लिए तुमको कम से कम 50 साल और इंतजार करना पड़ेगा ब्लैक कैट। उससे पहले मरने वाली नहीं हूँ। वैसे तुमको इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले ही ध्रुव को सिग्नल भेजकर यहाँ बुला लिया है। वह तुमको ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। वह आकर खुद ही पता कर लेगा कि तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है। उसके आने तक मैं यहाँ से उड़न छू। ब्लैक कैट, चंडिका, रुक जाओ! आवाज कानों में पड़ते ही मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ पड़ी। ध्रुव एक और लड़ाई जीतकर वापस आ गया था। मुझे इस गोपाल ने सब कुछ बता दिया है। ब्लैक कैट, तुमको जबरदस्त गलतफहमी हुई है। यह है सोने के स्मगलरों का बॉस, आईजी राजन, यानी इल्लैया गोपाल राजन। इसके आदमियों ने हमारी और तुम्हारी लड़ाई के दौरान हुई सारी बातें सुन ली थी, और वही सुनकर इस आईजी राजन ने यह प्लान बनाया था। इस प्लान के जरिए इसके 2 दुश्मन एक साथ इसके रास्ते से हट जाते, एक आईजी राजन मेहरा और दूसरी ब्लैक कैट। ओफ! इतनी बड़ी गलतफहमी, इतनी बड़ी मूर्खता। मेरा दिमाग चक्कर खा रहा था। सुन सब कुछ रही थी, पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरी लड़खड़ाती जुबान ने बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द उगले। ध्रुव, अपने डैडी की जान बचा लो। फायरप्लेस की चिमनी में डायनामाइट फिट है, जो किसी भी समय फट जाएगा। ध्रुव ने आगे कुछ भी सुनने का इंतजार नहीं किया। उसके दिमाग ने इतनी ही देर में सब कुछ समझ लिया होगा कि फायरप्लेस में आग जल चुकी होगी और चिमनी काफी गर्म हो चुकी होगी। अब उस रास्ते में अंदर नहीं जाया जा सकता। चंडिका भी न जाने क्यों अपनी जान खतरे में डालकर ध्रुव के पीछे लपकी। वह मुझे भी भूल चुकी थी। वह ध्रुव से काफी पीछे थी। ध्रुव पहले फायरप्लेस तक पहुंचा होगा। उसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक आई। पापा हटिए! बात समझाने का समय नहीं रहा होगा। उसने अपने पिता को एक तरफ धक्का दिया होगा, लेकिन शायद वह खुद हट नहीं पाया होगा, क्योंकि धमाके के ठीक बाद पत्थर और ईंटों के टुकड़ों के साथ
का शरीर हवा में उड़ता हुआ बाहर आ गिरा। उस बेमिसाल इंसान का क्षत विक्षत शरीर, जिसने हमेशा दूसरों का ही भला किया। मरते दम तक भी उसकी सांसें खामोश थीं। बहता खून भी धीरे धीरे जमता जा रहा था। हर हरकत थम चुकी थी। सुपर कमांडो ध्रुव मर चुका था। मेरा पहले से ही घूमता दिमाग और चक्कर खाने लगा। बिना कुछ सोचे समझे मैं वहां से निकल भागी। घर आकर 4 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन अखबारों में कुछ नहीं निकला। ध्रुव की मौत की खबर सेंसर कर दी गई थी, पर ऐसी खबरें दबती नहीं हैं। धीरे धीरे सबको पता लग गया कि ध्रुव मारा गया है। हर अपराधी दावा करने लगा कि ध्रुव को उसने मारा है, पर सच्चाई सिर्फ मुझे पता थी, और उसी सच्चाई को आज मैं इस कोर्ट में बयान कर रही हूँ। तो कुमारी ब्लैक कैट आपने फायरप्लेस में डायनामाइट विस्फोटक की छड़ें फिट कर दी थी। वे धीरे धीरे गर्म हुई और फिर इतनी गर्म हुई कि वे फट गई, और उस धमाके से श्रीमान ध्रुव मारे गए। हाँ, ठीक है, ऐसा ही हुआ। स्वामी कंकाल तंत्र, ब्लैक कैट का बयान 100% झूठा है। इन्होंने ध्रुव को नहीं मारा। डायनामाइट नामक विस्फोटक आग में जलकर कभी नहीं फटता है। उसमें धमाका करने के लिए उसके अंदर पलीता डालकर पलीते में आग लगानी पड़ती है। दरअसल कोई भी बारूद सिर्फ आग में जलकर नहीं फट सकता। आग में वह बाकी की चीजों की तरह ही जलकर राख हो जाता है। यह बात तो हर वह बच्चा जानता है जो दिवाली नामक त्योहार के दिन पटाखे नामक विस्फोटक छुड़ाता है कि पलीता निकालकर आग लगाएं तो पटाखा नहीं फटता। ब्लैक कैट, तुम्हारा दावा खारिज किया गया, पर तुमने झूठ क्यों बोला? ध्रुव एक अच्छा इंसान था, कंकाल तंत्र, बहुत अच्छा। ऐसे अच्छे इंसान को मारने का श्रेय ये अपराधी लें, यह मुझे गंवारा नहीं था, इसलिए मैंने झूठ बोला। डायनामाइट फिट करने तक की कहानी तो सच है, लेकिन वह डायनामाइट फटा नहीं था। ध्रुव मेरे हाथों से नहीं मारा गया। तुम भी अग्निद्वार के पार जाकर इंतजार करो ब्लैक कैट। तुम सबके झूठ का फैसला मैं एक साथ ही करूंगा। बायोट्रॉन, अगले गवाह को बुलाओ। डॉक्टर वायरस, गवाही देने। स्वामी, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। मुझे बायोट्रॉन की बैटरी चार्ज करने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक के लिए मध्यांतर घोषित किया जाता है। मध्यांतर के बाद मैं कंकाल तंत्र बाकी महाखलनायकों यानी ग्रैंड मास्टर रोबो, मादाम सुप्रीमा, राक्षस चंडकाल, डॉक्टर वायरस, चुंबा सम्राट की गवाहियां सुनूंगा, और तब फैसला करूंगा कि सुपर कमांडो ध्रुव का हत्यारा कौन। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले भाग हत्यारा कौन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।